सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अपनी बात तो कहनी है, क्योंकि हालात जो हैं उस पर अपनी बात ना कहा तो अफसोस होगा कि ऐसे हालातों में हम खामोश रहे, ऐसे हालातों में हम बोल ना पाए। पूरे देश में मुसीबत छाई हुई है, सबको पता है कि पूरे देश में मुसीबत छाई हुई है। कोरोना अलग चीज़ है और उसके बाद ऑक्सीजन प्रॉब्लम अलग चीज़ है। कोरोना एक महामारी है, कोरोना एक वबा है, कोरोना एक बीमारी है, कोरोना एक वो चीज़ है जो ईश्वर ने, भगवान ने तुम पर ज़बरदस्ती हावी कर रखा है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी देश के सरकार, देश की हुकूमत, देश की बादशाहत, देश की गवर्नमेंट आप पर हावी कर रही है। अगर भारत में ऑक्सीजन की कमी है तो उसमें कोई भगवान जिम्मेदार नहीं है, कोई ईश्वर जिम्मेदार नहीं है, कोई अल्लाह जिम्मेदार नहीं है, भारत के नागरिक जिम्मेदार नहीं है। ऑक्सीजन की कमी ये बताती है कि भारत सरकार विफल है। लखनऊ में कुछ हॉस्पिटल्स ने नोटिस चिपका दी है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, अगर आपके किसी भी फैमिली मेंबर को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसे घर ले जाएं, अपने खुद का इंतज़ाम करें। आई एम वेरी सॉरी। यानी आप मरते हैं तो मर जाएं, लेकिन हमारे पास कोई सेवा उपलब्ध नहीं है आपके लिए, ये याद रखिएगा। राम मंदिर वालों, आज अब मुझे बताओ कि किस चीज़ की आवश्यकता है। मैं जानना चाहता हूं। मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि आने वाले दिनों में हालात बहुत बुरे होने वाले हैं, और एक बार फिर मैं कहता हूं कि आने वाले अगले महीने में देश की सिचुएशन जो होने वाली है वो शायद कंट्रोल के बाहर तो अभी भी है, लेकिन जो होने वाली है उसको सोच करके रूह कांप जाती है। आने वाले दिनों में जो मैंने कहा था वही हुआ है, और आने वाले दिनों में मैं जो कह रहा हूं वही होगा। जगह जगह लाशें पड़ी मिली हैं और मिलेंगी आगे भी। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि हमने वोट देने के वक्त धर्म देख लिया, जाति देख ली, पार्टी देख ली, दूसरे को कौन बर्बाद कर सकता है ये देख लिया। हमने बिल्कुल ये ना देखा कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर कौन दे सकता है, हमें मेडिकल सुविधा कौन दे सकता है, हमारे बच्चों को शिक्षा कौन दे सकता है, हमें रोजगार कौन दे सकता है। हमने बिल्कुल ये ना देखा। मैं कहते कहते थक गया। न जाने कितने सोशल एक्टिविस्ट ये समझाते समझाते थक गए, उनकी आवाज़ें बंद हो गई, उनकी आवाज़ों को बंद कर दिया गया, लेकिन आप सबके समझ में ये ना आया कि हमें बिल्कुल भी इस नाम पे वोट नहीं करना चाहिए था। ऑक्सीजन की वजह से लखनऊ में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिलने की वजह से सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। और आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि राम राज्य का शुरुआती जो दौर होता है, राम राज्य का जो पहला कदम होता है, राम राज्य की जो शुरुआत होती है, राम राज्य की जो स्थापना होती है, वो होती है उत्तर प्रदेश से। हमारे माननीय अजय सिंह बिष्ट महाराज, 100 बार श्री 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 महाराज जी, जो कि एक बाबा हैं, जो कि एक महंत हैं, जो कि एक संत हैं, जिन्हें इंसानों की जिंदगी बचाने का पहला कर्तव्य उनका है कि इंसानों की जान बचाई जाए। वो क्या कर रहे हैं? वो उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो शमशान घाट पर टीन लगा रहे हैं, शमशान घाट में दीवारें खड़ी कर रहे हैं कि बाहर से कोई वीडियो ना बनाए, कोई फोटो ना बनाए, कहीं ऐसा ना हो कि लीक हो जाए बात कि कितनी लाशें दिन भर में जल रही हैं। बहुत सिंपल सा आंकड़ा है ये। भारत की गवर्नमेंट कहती है कि आज के दिन हमारे भारत में 1700 लोग पर डे मर रहे हैं। अब सोचिए, क्या गवर्नमेंट सही बता रही है आपको? अगर 17,000 मर रहे हैं तब ये आपको 17,000 नहीं 1700 बताएंगे। मैं चैलेंज करता हूं गवर्नमेंट को कि 1700 तो नहीं है, 5,000 से नीचे मौतें भारत में नहीं हो रही हैं। जिस तरीके से लाशें लाइन से जल रही हैं, मां गंगा ने बुलाया था, मां गंगा के बुलाने पे आए थे, सांसद हैं बनारस के, प्रधानमंत्री हैं देश के,
और सबसे ज्यादा मौतें बनारस में भी हो रही हैं। जितनी मौतें दिल्ली में हो रही हैं एक प्रदेश में, उतनी मौतें सिर्फ बनारस में हो रही हैं। देश के कई स्टेट में जितनी मौतें हो रही हैं उतनी भारत की लखनऊ की राजधानी सॉरी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रही हैं। अफसोस, मैं कहते 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 थक चुका हूं, इस बात को समझाते समझाते थक चुका हूं, लेकिन फिर भी समझ में ना आया। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि आने वाला अगला महीना भारत के लिए बहुत बुरी दशा लेकर के आने वाला है, बहुत बुरी दशा। भारतवासियों, हाथ जोड़कर विनती है कि घर में रहना, मास्क लगाना, हर वो जरूरी कदम उठाना जो कोरोना से बचाए। ऑक्सीजन का इंतजाम करना शुरू हो जाओ। हर एक इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, बहुत जरूरी है। इस दौर में कैसे जीना है, इस दौर में क्या करना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं अपने हाथ पैर एकदम कटे हुए महसूस कर रहा हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता इस दौर में। नमस्ते बहन, कैसी हो? इस दौर में कुछ नहीं कर सकता। जहां तक भुखमरी का मसला था, बहुत दूर तक उसको हल करने की कोशिश की गई। जहां तक लोगों के घर खाना पहुंचाने से लेकर के दवा पहुंचाने तक था, तहां तक तो ठीक था। लेकिन उसके बाद अब ऑक्सीजन सिलेंडर अपने हाथ में नहीं है, हॉस्पिटल्स अपने हाथ में नहीं है। अब सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं कि अपने परिवार की जान स्वयं बचानी होगी। लेकिन हाथ जोड़कर यह भी कहता हूं कि नेक्स्ट टाइम वोट देने के टाइम मैं नहीं कहता हूं कि भाजपा को मत देना, मैं नहीं कहता हूं फला को मत देना और फला को देना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उस विधायक, उस सांसद को वोट देना जो तुम्हारे क्षेत्र का विकास कर सके, तुम्हारे क्षेत्र में एक हॉस्पिटल बना सके। जब कोई ऐसी बीमारी तुम्हारे यहां आवे तो कम से कम अपने क्षेत्र में एडमिट करवा सको अपने अपने परिवार वालों को। एक परिवार के 5-5 लोग मर चुके हैं, सिर्फ एक बच्चा बचा है उनके घर में। रूह कांप जाती है ये देख करके। शायद आप लोगों को अभी मालूम नहीं है कि भारत में क्या माहौल है, शायद खबरें नहीं पहुंच रही हैं। और हमारा प्रधानमंत्री कहता है कि निगेटिव खबरें छुपानी चाहिए, पॉजिटिव दिखानी चाहिए। मतलब एक घर में 5 लोग मर गए हैं, अब वो निगेटिव खबर है उसको हम दबा दें और ये कह दें कि उस घर में 6 लोग थे, एक बच गया। ये पॉजिटिव बना दें, ये बता दें कि एक बच गया, ये न कहें कि 5 की मौतें हो गई। ये कौन सा लॉजिक है? नाले की गैस से चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री, मिसाइल को गोबर के लेप से रोकने वाला प्रधानमंत्री, न जाने कैसी कैसी घटिया बयानबाजी करने वाला प्रधानमंत्री, उसके समझ नहीं आता है कि अब हम क्या करें। आके कहता है कि हमारा देश लड़ रहा है, हमारा देश लड़ रहा है। अरे कहां लड़ रहा है हमारा देश? हमारा देश तो मर रहा है। मैंने बहुत पहले ये बात कही थी, मैंने बहुत पहले ये एक नारा दिया था कि मरता भारत का भय, मरता भारत का भय। मैंने कहा था, यही भय था मुझे। मैंने बताया था कि मरता भारत का भय है मुझे। मैंने अपने हजारों वीडियो में मरता भारत का भय का नारा दिया है। इसलिए नहीं दिया था कि मुझे शौक था, बल्कि इसलिए दिया था कि मुझे इन हालातों से पहले से ही मालूमात थी इसकी। क्योंकि मैं हवा में तीर नहीं चलाता हूं। मैंने 1000 मर्तबा बात दोहराई है, लाख मर्तबा दोहराई है कि मैं हवा में तीर नहीं चलाता हूं। इस वजह से मैंने बताया था कि आने वाले दिनों में मरता भारत का भय है मुझे। आज देख लो, पूरे भारत में वो भय है, पूरे भारत में मौतें हो रही हैं। जिम्मेदार सिर्फ एक, सिर्फ एक, गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। इंडियन गवर्नमेंट बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। इंडियन गवर्नमेंट बुरी तरीके से इंसानियत को शर्मसार कर चुकी है। वालेकुम सलाम भाई। लेकिन फिर भी हमारे लोगों को यह बात समझ नहीं आएगी। ना आवे कोई बात नहीं। मैंने कल कहा था, मैं आज कह रहा हूं और मैं कल कहता रहूंगा। जब जब तुम पर मुसीबतें आएंगी तब तब मैं बोलता रहूंगा, सुनो ना सुनो ये तुम्हारी मर्जी। लोगों को सुनाओ ना सुनाओ ये तुम्हारी मर्जी। आज फिर कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, हर लाइव में कहता हूं। मेरी वीडियो उड़ा दी जाती है, मेरा फेसबुक पेज और प्रोफाइल बंद कर दी जाती है, लेकिन फिर भी कहता हूं कि याद रखना, आने वाला महीना भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है। आने वाला महीना भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है, याद रखना। गलियों में लाशें मिलेंगी, ये बात बार बार दोहराता हूं मैं। गलियों में लाशें मिलेंगी, लाशें उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे।
ऑटो रिक्शे पे अभी लाशें मिल रही हैं, अभी ऑटो रिक्शे में लाशें भरी गई हैं, रास्ते में चलते चलते इंसान मर रहा है, ऑक्सीजन की वजह से लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल में किसी की एंट्री नहीं मिल पा रही है, हॉस्पिटल में नोटिस चिपका दी गई है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आई एम सॉरी। सारी चीजें बिल्कुल वही हो रही हैं जो मैंने कही थी। चैलेंज करता हूं पूरे हिंदुस्तान को, चैलेंज करता हूं, एक बात मेरी झुठला के दिखा दे, मैं हमेशा हमेशा के लिए सोशल मीडिया छोड़ दूंगा। एक बात झुठला के दिखा दे मेरी, नहीं झुठला सकते, क्योंकि मैं जो कहता हूं सोच समझ कर कहता हूं, और आज फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि आने वाला वो अगला महीना भारत के लिए बहुत बुरा होने वाला है। अगर कंट्रोल ना किया गया तो आने वाले दिनों में भारत में जो होगा वो शायद जबान से कहा नहीं जा सकता है, आंखों से देखा नहीं जा सकता है। वो हाल होने वाला है मेरे प्यारे भारत का। हर वो इंसान जो अभी तक ट्वीट कर रहा था कि मुसलमानों पेपर ढूंढ लो, कागज ढूंढ लो, पोस्ट कर रहे थे कि मुसलमानों पेपर ढूंढ लो, हर वो इंसान जो कहता था कि बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से हिंदू भाइयों को भारत में ला करके नागरिकता देनी चाहिए, आज वो कहां है? आज वो ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एनआरसी, सीएए, इसका विरोध जब मैंने किया था तो मैंने क्या कहा था कि हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तब फर्क पड़ता है जब हमारे देश में लोग बढ़ जाएंगे तो हम क्या उनको मेडिकल सुविधा दे पाएंगे? ये शब्द थे हमारे, ये शब्द हमारे थे, मेरी वीडियोस मौजूद है, देख लेना। मैंने यही सवाल किया था, क्या हम शिक्षा दे पाएंगे, क्या हम रोजगार दे पाएंगे, क्या हम मेडिकल सुविधा कर पाएंगे उनके लिए, इतनी हम मेडिकल इंतजाम कर पाएंगे कि हम उनको दवाई करवा सकें, उनकी इलाज करवा सकें? ये सवाल मेरे थे। आज मुझे उन बातों का जवाब चाहिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू लाए जाते वो हमारे दुश्मन नहीं थे। मेरा मकसद ये नहीं था कि उनको ना लाओ, मगर मेरा मकसद ये था कि जो हमारे देश के नागरिक हैं पहले उनके लिए मेडिकल सुविधा क्यों नहीं की जा रही है? पहले उनका इंतजाम कर दो, उसके बाद तुम दुनिया से लाके बसा लेना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया ला करके हिंदुस्तान में बसा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है तब जब हमारे हिंदुस्तानी मारे जा रहे हैं बिना ऑक्सीजन के। लेकिन मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, प्यारे हिंदुस्तानियों, क्या कहूं, किस तरह से कहूं, कैसे समझाऊं? मुझे लाखों लाख लोग गालियां देने वाले, मेरी आईडीज को रिपोर्ट करने वाले वो लाखों लाख लोग, मेरे शब्द इतने क्यों चुभ गए तुम्हें? आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया? आखिर मैंने ऐसा कौन सा सवाल कर दिया है तुमसे कि तुम इतना ज्यादा तकलीफ में हो गए हो कि हमारे खिलाफ एक्शन शुरू कर देते हो? मुझ पर एफआईआर करने वाले लोगों, आज मुझे बताओ कि मेरे सवाल कहां गलत थे। मुझे जेल भेजने वाले लोगों, मुझे बताओ कि आखिर मेरे सवाल गलत कहां पे हैं? क्या एनआरसी का विरोध गलत किया था? क्या भारतीय जनता पार्टी का विरोध गलत किया था? क्या यह कहना गलत था कि तुम्हारा मुद्दा गलत है? क्या यह कहना गलत था कि तुम जिस मुद्दे पर वोट कर रहे हो वो गलत है? क्या मेरा यह कहना गलत था कि तुम जो कर रहे हो, जो तुमने मापदंड तैयार किया है वोट देने का, वो गलत है? यह कहना गलत था क्या? नहीं, सब कुछ सही साबित हुआ है। सब कुछ, वो सब कुछ सही साबित हुआ है जो एहतेशाम रिजवी ने अपनी पिछली लाइव में कहे थे, अपनी पिछली वीडियोस में कहे थे। एहतेशाम रिजवी ने जो 2011 से 2020 के दौरान कहे हैं, वो सब कुछ एक एक शब्द सही होता नजर आ रहा है। और याद रखना, जो चीजें हम आज कह रहे हैं वो आने वाले दिनों में भी वही सच होगा। वही सच होगा, याद रखना। मेरा क्या है, मैंने कहा था कि एक आदमी अगर मुझे सुनेगा तब भी मैं अपनी बात रखूंगा, क्योंकि मेरा ज़मीर जिंदा है साहब, मेरा ज़मीर जिंदा है। कल को अगर मैं बच गया और मुझसे किसी ने सवाल कर लिया कि जब ऐसे हालात शुरू हो रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे, तो मैं ये ना कह सकूं कि मैं टिकटॉक पे गाने गा रहा था, मैं ये ना कह सकूं कि मैं अपने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, मैं नहीं बोल रहा था। मैं ये कह सकूं कि मैंने सीना ठोक के कहा था कि मेरे हिंदुस्तानियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बच जाओ, अपने आप को बचा लो। मैंने बार बार कहा था कि ये दिन आएंगे, आएंगे और आएंगे। आखिर में आ गए। मरता भारत का भय,
मैंने ही दिया था ये नारा आप सबको, देखा होगा आप सबने मेरी पिछली वीडियोस में। सिर्फ एहतिशाम रिजवी ने कहा है मरता भारत का भय। आज देख लीजिए इस मरते भारत का भय। आज देख लीजिए चारों तरफ मेरा प्यारा भारत महान मर रहा है। ये तिरंगा आज शर्म से झुक रहा है। ये तिरंगा खून से लथपथ हो रहा है। ये तिरंगा लाशों के ढेर से बंद हो गया है। इस तिरंगे पे लाशों के ढेर लग चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपने वोट गलत किया और आने वाली सरकार ने आपको मुद्दा गलत दिया। आपने धर्म के नाम पे जो कुछ किया अच्छा नहीं किया मेरे दोस्तों। आपने धर्म के नाम पे पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आपने धर्म के नाम पे सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। धन्य हो। बोलने को तो बहुत कुछ है, गुस्सा बहुत है अंदर, दर्द बहुत है, तकलीफ बहुत है, लेकिन नहीं बोल पाऊंगा। शायद वो अल्फाज ही नहीं ला पाऊंगा जो आज मुझे कहने चाहिए थे। क्या करूंगा। मस्त रहिए आप सब। ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि इस तिरंगे को लाशों के ढेर से बचा लेना, लाशों के ढेर से बचा लेना इस तिरंगे को। बस यही दुआ है ऊपर वाले से।